अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताता हूं। सबसे पहली बात तो आपने ओपनहाइमर मूवी देखी होगी। अगर नहीं देखी ना यार, बिल्कुल जाके देखना, आज जाके देखना। क्योंकि हेलो एवरीवन यार, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं मॉडल ऑफ एटम्स। अभी तक हमें यह तो पता चल गया था कि एटम में डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स दैट इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हैं, बट उसका अरेंजमेंट कैसे है वो आज हम पढ़ने, क्योंकि बेसिक चैप्टर का नाम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम में अरेंजमेंट कैसा है और वो दिखता कैसे है, उसको समझने के लिए हमारे पास यहां पे तीन मॉडल आए। सबसे पहला था थॉमसन एटॉमिक मॉडल, देन वी हैव रदरफोर्ड मॉडल और तीसरा है बोहर एटॉमिक मॉडल। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं थॉमसन एटॉमिक और रदरफोर्ड मॉडल को, ठीक है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बोहर के बारे में। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताता हूं। सबसे पहली बात यह कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड और बोहर, इन तीनों को इस एटॉमिक मॉडल के लिए अपने अपने एक एक नोबेल प्राइज मिला, जो बहुत ही बड़ी बात है कि एक ही टॉपिक पे उन्होंने अलग अलग डिस्कवरी दी और उनको उसके लिए नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। अच्छा, और वैसे भी आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपने ओपनहाइमर मूवी देखी होगी। अगर नहीं देखी ना यार, बिल्कुल जाके देखना, आज जाके देखना। क्योंकि उसमें आपके रदरफोर्ड जी हैं, बोहर जी हैं, आइंस्टाइन जी हैं और हाइजेनबर्ग भी हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो यार जब आप इन सबको रिलेट करते हो, जब ये आपको डायरेक्टली मूवी में दिखेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें आप रिलेट कर पाओगे और उसमें बहुत सारे कंसेप्ट भी हैं जो इससे हल्के फुल्के रिलेटेड है, पूरे नहीं बट हल्के फुल्के रिलेटेड है। तो बिल्कुल वो मूवी देखना, मेरा रिकमेंडेशन है, ठीक है। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में और एक एक चीज समझेंगे यार, मजा आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मजेदार टॉपिक ही है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो इन्होंने क्या कहा, सुनेंगे ध्यान से। इनकी क्या, ये आए 1900s में, और इन्होंने कहा कि सर, एन एटम इज मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। सो उनका कहना था कि जो एटम है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है। मतलब ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है और इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो गड़े हुए हैं, ठीक है। इसलिए, और ये कैसे, जैसे कि इसलिए इस मॉडल का नाम भी पड़ा वाटरमेलन मॉडल, या फिर आप बोल सकते हो प्लम पुडिंग मॉडल। क्यों सर, ऐसा क्यों पड़ा वाटरमेलन? उन्होंने कहा एटम रिजेंबल दैट ऑफ वाटरमेलन वेयर द रेड पार्ट इज द पॉजिटिवली चार्ज। ये जो रेड पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो सीड्स होते हैं, जो आपने देखा होगा वाटरमेलन सीड्स गड़े होते हैं, उसकी तरह यहां पे क्या इलेक्ट्रॉन्स गड़े हुए हैं, ठीक है। और सेकंड प्लम पुडिंग मॉडल, जैसे एक जो प्लम होता है या जो पुडिंग होता है, उसमें जो रेजिन्स गड़े होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स और बाकी पॉजिटिव है। तो ये एक फर्स्ट मॉडल था। और एक सबसे अच्छी बात, ये जो एटॉमिक मॉडल था ये हमारा पास फर्स्ट एटॉमिक मॉडल था, तो इसको बहुत ही अच्छा माना भी गया, और बहुत थोड़े टाइम तक के लिए इसको माना गया कि इसी टाइप का एटम दिखता होगा। तो सर क्या ऐसा होता है एटम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सर एटम दिखता कैसा है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, बट ये मॉडल फेल क्यों हुआ वो जरूर पढ़ते हैं। लिमिटेशन ऑफ जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इनका नाम था जे थॉमसन और इनके एटॉमिक मॉडल को हम बोलते थे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जिसके मॉडल का एटम का नाम था वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता था, ठीक है। अब इसका लिमिटेशन ये पूछता है, इसका नहीं तो रदरफोर्ड का पूछेगा। तो सबसे पहले ही वॉज, अरे यार इंग्लिश ही गलत लिख दे रहा हूं मैं। ही डिड नॉट गिव एन एक्सपेरिमेंट प्रूफ ऑफ द सेम। मतलब उन्होंने कहा कि मॉडल ऐसा दिखता है बट उसका एक्सपेरिमेंट प्रूफ नहीं दे पाए। मतलब ये एक थियोरेटिकल उनका असम्पशन था कि मॉडल ऐसा दिखता होगा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के दर पर, लेकिन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट जो इस मॉडल को दर्शाता हो वो देने में असफल रहे। सेकेंड चीज जो आपका पॉइंट आता है, हिज मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट।
तो क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट, हाँ, उस चीज को इनका मॉडल जस्टिफाई नहीं कर पाया। तो सर ये क्या होता है, ये भी पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल में, यही वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, तो इसकी भी टेंशन नहीं। और लास्ट में ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, इसकी स्टेबिलिटी भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, समझ में आया यहां तक क्या था थॉमसन मॉडल, क्या इसके इश्यूज थे और क्यों ये मॉडल कट गया। ठीक है, तो फिर सर नेक्स्ट कौन सा मॉडल आया, सर नेक्स्ट आया सर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और उनके एक्सपेरिमेंट को हमने बोला अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सर वो क्या था, एक एक चीज पढ़ेंगे, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। सेकंड आया हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और ये हुआ था विद द हेल्प ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सर ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है ये देखते हैं, और सबसे पहले अल्फा पार्टिकल भी क्या होता है, एक एक चीज बिल्कुल समझेंगे। तो इन्होंने क्या किया, अच्छा रदरफोर्ड जी जो थे वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ठीक है, वो अभी जिस समय पे ये मॉडल का डिस्कवरी हुआ उस समय वो रेडियो एक्टिविटी पे काम कर रहे थे। तो बाय चांस उनको इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन से उनको ये पता चला कि एटम ऐसा दिखता होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इन्होंने बहुत हद तक एक एटम का असली स्ट्रक्चर बताया, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, और इसको बहुत टाइम तक इसको माना भी गया, बिकॉज बहुत सारे जो डाउट्स थे इनके एटम इनके मॉडल से क्लियर हो गए। ठीक है, तो बिल्कुल पढ़ेंगे इनका मॉडल बोल क्या रहा था। इन्होंने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल लिया, ठीक है, एक पतली सी यहां पे हमने स्लिट लगाई। क्यों लगाई सर, क्या लगाई, सब बिल्कुल एक एक चीज पढ़ेंगे। ठीक है, एक स्क्रीन लगा दी हमने, फ्लोरोसेंट स्क्रीन हो गई यहां पे। ठीक है, और यहां पे हमने रखा एक गोल्ड फॉइल। ठीक है, एक एक चीज पढ़ेंगे। ये है हमारे पास लेड का एक एलिमेंट है जिसके अंदर हमने अल्फा पार्टिकल या रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया या रेडियम लिया। एक एक चीज बताऊंगा, रुक जाओ अभी, बिल्कुल टेंशन, कहीं भाग के नहीं जाना है। यहां पे लिया गोल्ड फॉइल, और यहां पे एक स्क्रीन है जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। ठीक है, अब एक एक चीज क्यों ली, क्या ली, सबसे पहले रेडियम लिया। रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और अल्फा पार्टिकल का यहां पे काम था। तो सर अल्फा पार्टिकल क्या होता है, बहुत बार सुनिए रेडियो एक्टिविटी, अल्फा पार्टिकल, ये होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है देखते हैं। तो सर अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं होता है, एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, और इसका जो मास होता है दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन, या मैं बोल सकता हूं 4 एटॉमिक मास यूनिट। अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो ये एक हीलियम का एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन को हटा दिया है। हीलियम का एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर आपको नहीं पता बाद में पता चल जाएगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन को हटा दो तो ये आपका क्या बन जाता है, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को लिया हमने यहाँ पे रेडियम, जिससे अल्फा रेज निकली। अब ये रेज जब निकली तो बहुत कुछ हुआ, देखते हैं क्या क्या हुआ। हाँ, अच्छा एक एक चीज बताऊंगा। फिर क्या स्लिट क्यों लिया, ताकि जो रेज है वो इधर उधर ना जाए और मुझे ये प्लेन पे मिले। सेकंड हमने लिया गोल्ड फॉइल, एक पतली सी गोल्ड फॉइल ले ली। सर गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, क्यों सर, इसके 2 रीजन है। सबसे पहला, फट से रिएक्ट नहीं करता है वो किसी चीज से, क्योंकि हमको रिएक्शन नहीं देखना है ना, हमको उसके देखना है कि उसमें पार में क्या जाएगा और उसके रेस कहाँ जा रहे हैं। अगर वो यही रिएक्ट कर खत्म कर देगा तो मजा नहीं आएगा। तभी आप जो गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हो, बिकॉज इट डज नॉट रिएक्ट, नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। ठीक है, दूसरा पॉइंट, गोल्ड सिल्वर ये ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको हम पतला, बहुत पतले से बना सकते हैं। तो सर स्टील को नहीं बना सकते क्या, बना सकते हैं, बाकी मेटल्स को भी बनाया जा सकता है, बट ये बहुत पतले हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा काजू कतली, काजू कतली में पतली सी सिल्वर की लेयर होती है। ठीक है, तो वो एक्चुअल सिल्वर होता है, जिनको नहीं पता वो एक्चुअल सिल्वर होता है ना। तो वो पतली वो क्यों लगाते हैं, स्टील क्यों नहीं लगाते थे, बिकॉज एक तो वो अच्छा दिखता है, दूसरा वो एडिबल होता है,
तीसरा वो बहुत पतले थिन लेयर में आ जाता है। आजकल बहुत सारे, वो एक गोल्ड पान वाला भी आपने देखा होगा यूट्यूब में, गोल्ड की लेयर लगा देता है बिकॉज वो बहुत पतली होती है, क्योंकि उसमें फिर कम एटम्स होंगे। पतली गोल्ड फॉइल की लेयर होगी तो कम एटम्स होंगे, तो हम एक्चुअली चीज पता चल पाएगी कि एक्चुअली अंदर है क्या। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, बिल्कुल एक एक चीज समझेंगे। उन्होंने देखा, अच्छा अब इसको थोड़ा यहां पे अलग तरीके से मैं बनाता हूं, तो ये दिखेगा कैसे, ये गोल्ड फॉइल है, ये उसके अंदर एटम्स है। एनलार्ज व्यू दिखा रहा हूं जो इसके अंदर चल रहा है, गोल्ड फॉइल के अंदर है ना, इसका ही एनलार्ज्ड व्यू। इसमें से क्या हो रहा है, रेस पास हो रही है, अब अगर आप देखो, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उन्होंने क्या लिया, एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट लिया जिससे अल्फा पार्टिकल से रेज निकले, जैसे ही रेज निकलेगी वो स्लिट से पास होगी, गोल्ड फॉइल से पास होगी। वो जो गोल्ड फॉइल से बहुत सारी रेज पास हो गई, कुछ रेज डिफ्लेक्ट हो गई और कुछ रेज वापस डिफ्लेक्ट हो गई। तो इससे ऑब्जर्वेशन किया और कुछ पॉइंट्स निकाले। तो सर पॉइंट्स क्या निकाले और कहां लिखूं, यहां मैं वो पॉइंट्स लिखता हूं आपके लिए। ठीक है, ध्यान से देखना। फर्स्ट पॉइंट लिखला कि मोस्ट ऑफ द रेज, that is 99.9% rays passed from the foil या गोल्ड। 99.9% रेज ऐसी हैं जो पास कर जा रही हैं। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन, वेरी फ्यू, या अगर मैं अच्छी इंग्लिश में लिखूं, फ्यू रेज deflected with a certain angle। क्या बोल रहा है यहां पे कि कुछ ऐसी रेस थी जो डिफ्लेक्ट हो गई सर्टन एंगल से। जैसे कि यहां से रेज आई, हल्की सी एंगल डिफ्लेक्ट हो गई, यहां से रेज आई, हल्का सा डिफ्लेक्ट हो गया। तो ये कुछ ऐसी रेस थी, बहुत कम। और वेरी फ्यू यानी कि कितनी, 1 in 2000 20,000 अप्रॉक्स बता रहा हूं ये, were deflected with an angle more than 90 डिग्री। मतलब बहुत कम ऐसी रेस थी जो 90 डिग्री के एंगल से भी डिफ्लेक्ट हो गई। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन उन्होंने यहां पे देखे जो मैंने आपको दिखाया। तो सर इससे क्या समझ में आता है, ये तो आया, तो इससे एटम का कहां, कोई रिलेशन ही नहीं है, मुझे तो एटम पता ही नहीं है ना अभी तक, तो कैसे आया। तो इन्होंने कहा इसका मतलब बहुत सारी रेस पास हो जा रही है, तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। मतलब कि बहुत, देखो रेस जो है 99 पास हो जा रही है, बहुत सारी रेस, तो मतलब उसका बहुत सारा पूरा जो स्ट्रक्चर है वो तो खाली है, तभी तो पास हो रहा है ना। ये देखो खाली है तभी तो पास हो रहा है। सेकेंड चीज, फ्यू रेस डिफ्लेक्टेड विद अ सर्टेन एंगल। मैं कहां लिखूं, यहां लिख दूंगा, ये पॉइंट्स यहां लिख देता हूं, है ना। फर्स्ट पॉइंट है, एज मोस्ट ऑफ द रेस पास्ड undeflected, deflected, this means major part of atom has empty space। क्योंकि बहुत सारी रेज सीधी पास हो जा रही है अनडिफ्लेक्टेड, बिना डिफ्लेक्ट किए, तो बहुत सारा पार्ट एटम का क्या है, खाली। ये तो दिख ही रहा है सर, कोई डाउट आ रहा है क्या। सेकेंड, वेरी फ्यू रेज डिफ्लेक्टेड विद अ सर्टेन एंगल। अच्छा क्यों हुआ ये समझते हैं। अच्छा देखो, बहुत सारी रेज, कुछ रेज डिफ्लेक्ट हो गई कुछ एंगल से, ठीक है सर। तो इसका मतलब रेज क्या है, रेज पॉजिटिवली चार्ज है, आपको बताया था ना, 2 प्रोटॉन्स है मतलब पॉजिटिवली चार्ज है। रेज पॉजिटिवली चार्ज है तो वो अट्रैक्ट किससे होगी, नेगेटिव से, और रिपेल किससे होगी, पॉजिटिव से। यानी कि वो जो डिफ्लेक्ट हो रही है वो ऐसे जा रही है,
और ऐसे डिफ्लेक्ट हो जा रही है। इसका मतलब कहीं पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा है। एज सम ऑफ द रेज गेट्स डिफ्लेक्टेड, दिस मीन्स देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज इनसाइड इट। मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। एज वेरी फ्यू, बहुत कम ऐसी रेज हैं जो पीछे डिफ्लेक्ट हो जाए, 90 डिग्री से भी ज्यादा हो जा रही है। इसका मतलब बीच में या कहीं पे उसका बहुत हैवी पॉजिटिव चार्ज है। देखो जब वो टकरा रही है तो बहुत ज्यादा हैवी होगा, तब तो वो क्रॉस नहीं कर पा रही, वापस आ जा रही है। तो बहुत हैवी पार्टिकल बीच में, यानी कि जो बीच में पार्टिकल है उसी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं। समझ में आ रही है बात? देखो क्या हुआ, वो वापस आ जा रही है। मान लो मैं यहां पे कोई बंदा खड़ा है, मैं उसको मुक्का मार रहा हूं और वापस पीछे आ जा रहा हूं। इसका मतलब वो बहुत ताकतवर है। मेरे पास भी ताकत है, उसके पास भी, लेकिन उसके पास बहुत ताकत है। मेरे पास भी प्लस चार्ज है, उसके पास भी प्लस चार्ज है, लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा पावर है। यानी कि उसी को बाद में क्या कह दिया, एज सम ऑफ द रेज गेट रिफ्लेक्टेड विथ मोर देन 90 डिग्री एंगल, this means there is a heavy positive charge in it which is called nucleus, जिसे ही हमने क्या कह दिया, न्यूक्लियस। यहां तक बात समझ में आई क्या? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पूरा क्लियर हुआ क्या? कोई दिक्कत वाली बात? नोट डाउन करो इसको। ये वाला मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट करेंगे। कहीं पे भी डाउट होगा नीचे कमेंट करेंगे, ठीक है? समझ में आई? अच्छा अभी बचा हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, मैं मिटा रहा हूं, एक्सपेरिमेंट रहने देता हूं, यहीं लिख दूंगा। अब क्या हुआ, इन्होंने बोला, ये भी मिटा ही देता हूं, समझ तो आ ही गया होगा। अब क्या हुआ, इन्होंने बीच में इन्होंने बोला एटम एक पार्ट है जिसमें बीच में एग्जिस्ट कर रहा है न्यूक्लियस, जिसके अंदर है प्रोटॉन और ऑब्वियसली न्यूट्रॉन भी। एंड सेकेंड बात इन्होंने बोली, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड इट। सर ये कैसे बोल दिया आपने? इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। सर ये कैसे बोल दिया? हमको तो एक्सपेरिमेंट में रिवॉल्व करता नहीं दिखा। तो सर बताऊंगा ना कैसे दिखा। देखो यहां पे है न्यूक्लियस, इसके इलेक्ट्रॉन अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। बताओ, आप बताओ कैसे हुआ होगा? कुछ तो बात है ना कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इन्होंने कही। सर मुझे तो नहीं दिखा एक्सपेरिमेंट में, आप ही बताओ। ठीक है सर मैं बताता हूं। अगर इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहां पे है, ये प्लस चार्ज है, यहां पे न्यूक्लियस में प्लस चार्ज है, यहां पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा और एटम तो खत्म हो जाएगा ना। तो इसके फोर्स को बैलेंस करने के लिए और स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और इस फोर्स को वो इसमें कन्वर्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, जिसे वो कन्वर्ट कर देता है सेंट्रीपिटल फोर्स में। इसको नाम देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। सर ये क्या होता है मुझे नहीं पता। ठीक है सर, हम एक धागा लेंगे जिसके बारे में पत्थर बांध देते हैं, ठीक है। अब उसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो वो यहाँ अट्रैक्ट तो हो रहा है, बट वो उस फोर्स को साइड में घूमने के लिए ऐसे ऐसे घूम रहा है, साइड में घूमने के लिए यूज कर रहा है। तो इस फोर्स को अट्रैक्शन के वो सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट कर देता है। सर ये तो पहला। और कुछ दूसरा एग्जांपल सर सन और अर्थ दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो भी आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन अर्थ क्या करता है, उसी के फोर्स को यूज करके उसके अराउंड घूमता है। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो हो जाता है वो उसको स्टेबल रहने में हेल्प करता है और उससे वो अट्रैक्ट नहीं होता और सोलर सिस्टम खत्म नहीं होता। तो जैसे सोलर सिस्टम में सन के अराउंड
प्लैनेट घूमता है वैसे ही यहां पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है। बात समझ में आई है क्या? समझ में आया? क्लियर हुई बातें? ठीक है सर, ये दो चीज समझ में आई। अब लास्ट पार्ट में चलते हैं इनके, वो हो जाएगा सर लिमिटेशन। अगर इतना ही अच्छा मॉडल था तो फिर बाद में दूसरा मॉडल क्यों आया? क्यों सर? क्योंकि इनकी लिमिटेशंस थे। रदरफोर्ड मॉडल क्या थे सर? सबसे पहला था एक मैक्सवेल थ्योरी थी। मैक्सवेल कौन सर? मैक्सवेल सर वही इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वाले, पिछले क्लास में शायद हुआ होगा, 10 नहीं हुआ तो आगे हो जाएगा, अभी आगे पढ़ेंगे। मैक्सवेल थ्योरी ने क्या बोला कि एनी पार्टिकल विच रिवॉल्व्स emits radiation and hence loses energy। क्या मतलब सर? उन्होंने कहा कि जब कोई पार्टिकल घूमता है या चलता है, which revolves नहीं, which accelerates या which moves, accelerates या moves, दोनों चलेगा। accelerate मतलब कोई भी सीधा जा रहा है या कोई घूम रहा है, कोई भी एक्सेलरेट हो रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वो रेडिएशन एमिट करेगा, अपने में से रेडिएशन निकालेगा और हेंस वो अपनी एनर्जी लूज कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो एक टाइम आएगा जब ये अपनी एनर्जी लूज कर देगा और ऐसे घूम घूम के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर घस जाएगा और एटम जो है पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। सो हेंस जो मैक्सवेल के हिसाब से रदरफोर्ड अपनी स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। समझ में आया? उन्होंने बोला कि भैया इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट कर रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वह रेडिएशन एमिट करता है। उन्होंने इसके बारे में नहीं बोला, उन्होंने जनरल बात बोली कि अगर पार्टिकल वो अपना कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में लगे हुए थे, बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं, वो अपना लगे हुए हैं, वो बता रहे हैं कि भैया पार्टिकल जब एक्सीलरेट कर रहा है तो कुछ एमिट करेगा और एनर्जी लूज करेगा। तो फिर जब वो चीज यहां पे लगाई गई तो इसमें बोला कि भैया इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एमिट करेगा रेडिएशन, तो वो एक टाइम आएगा जब न्यूक्लियस में आके चिपक जाएगा और खत्म हो गई बात। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए स्टेबिलिटी। सेकेंड पॉइंट, हिज मॉडल could not explain line spectra। ये इसकी बात हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जिसमें बोहर्स में पढ़ेंगे, उससे पहले ये बात करेंगे लाइन स्पेक्ट्रा वाली। तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बेसिकली कुछ नहीं था, सिंपल भाषा में समझाऊं कि यहाँ पे ऐसे एक जार ले लिया, इसमें कोई टाइप की गैस ले ली और यहाँ पे जैसे मान लो हाइड्रोजन ले लिया, हीलियम ले लिया, तो जैसे यहाँ से लाइट मारी गई तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के ऐसे लाइन स्पेक्ट्रास बन रहे थे। तो ये क्यों बन रहे हैं और इसका रीज़न क्या है, ये वाला एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये दो इसके लिमिटेशंस थे। लिमिटेशन ज़रूर पूछे जाते हैं आपके स्कूल के एग्जाम में, एटलीस्ट हाफ ईयरली फाइनल में नहीं तो आपके क्लास टेस्ट में पूछे जाते हैं, इसलिए ये पढ़ना ज़रूरी है, ये नोट डाउन कर लो। ठीक है, इनके हिसाब से, रदरफोर्ड जी के हिसाब से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्यों सर? तभी तो एटम स्टेबल होगा। इज इक्वल टू, यही आपका क्या हो जाता है, एटॉमिक नंबर। ठीक है ना। दूसरी चीज जो पढ़ेंगे वो है एटॉमिक मास या मास नंबर, दोनों एक ही चीज होती है। एटॉमिक मास या एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्यों सर? देखो, एक एटम में जो न्यूक्लियस का मास है उसी को हम एटम का मास मानते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते सर? वो भी तो एटम में है ना। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है इनके कंपैरिजन में, इसलिए उसे इग्नोर कर देते हैं और बस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास को कंसिडर किया जाता है एटॉमिक मास में। ठीक है। अच्छा, अब पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा ऐसा लिखा होता है XAZ। सर ऐसा तो नहीं लिखा होता है, यहाँ पे एलिमेंट का नाम होता है, ये होता है आपका एलिमेंट का नेम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जो भी। ये आपका होता है मास नंबर या एटॉमिक मास, और ये होता है सर लिखा हुआ एटॉमिक नंबर। समझ में आया? एक सर छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन देखेंगे, बोला फाइंड आउट नंबर ऑफ
प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन, ये एटम है Br3580। ठीक है सर जो आपने लिखा है उसके हिसाब से एटॉमिक मास का वैल्यू हो गया 80 और एटॉमिक नंबर का वैल्यू हो गया 35। तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए सर? 35। कहां से सर? अभी बताया था, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और वही इक्वल टू क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आ गया, कच। अब न्यूट्रॉन निकालना है, ठीक है। एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये दिया है, न्यूट्रॉन आ जाएगा। एटॉमिक मास कितना दिया है? 80। प्रोटॉन कितना है? 35 प्लस n, तो n इक्वल टू 80 माइनस 35 इक्वल टू 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, तो 45 न्यूट्रॉन। तो सर न्यूट्रॉन भी आ गया। समझ में आया? ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस का है, तो मैंने करवा दिया आपको। अच्छा एक चीज और है सर, एक क्वेश्चन और कर लें क्या? छोटा सा नोट डाउन कर लिया आपने? ये दूसरा, रिप्रेजेंट एन एटम वेयर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर 18, 16, 16 रिस्पेक्टिवली। अब ये कौन सा एटम है बताना है और उसका रिप्रेजेंट करना है। ठीक है सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है, ये कैसे? तो इक्वल बताया था आपने। देखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं सर? 16 हो गया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब मुझे निकालना है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर निकालना है और एटॉमिक मास। तो जो कम है आप उसको ले लो, जैसे नंबर ऑफ 16, क्यों कम ले, छोड़ देते हैं। अब निकालते हैं पहले एटॉमिक मास, तो निकाल ही लेते हैं Z, नहीं A, सॉरी मैं भी भूल गया। एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन दिया है सर 16, एटॉमिक मास दिया है, एटॉमिक मास आ जाएगा 16 प्लस 16 32। ठीक है अब ध्यान से देखो, ये है एटम सल्फर का जिसका वेट होता है 32, एटॉमिक नंबर होता है 16। तो सर ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो कुछ नहीं सर 2 माइनस लगा दो। आया समझ में? 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होता है, सही बात है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो मैंने यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया। तभी तो आप पढ़ते हो ना, जो 9th में पढ़ा होगा H प्लस OH माइनस, इसका क्या मतलब है? 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा 1 इलेक्ट्रॉन कम, वही तो है सर। आया समझ में? कोई डाउट है? ठीक है सर। तो यार इस लेक्चर के लिए यहीं तक था, जिसमें हमने थॉमसन मॉडल किया, आपका रदरफोर्ड मॉडल किया। नेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं बोर एटॉमिक मॉडल, बहुत ही मजेदार है, मिस मत करना। इस लेक्चर में कहीं पे भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।